हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर लर्न करो क्लासेस ऑफ क्लास 10th। अब तो आप सब मुझे बहुत अच्छे से पहचान गए होंगे। आई एम योर मास्टर टीचर ऑफ सोशल साइंस, दैट इज अनन्या मैम। बहुत अच्छा चैप्टर चल रहा था, सिविक्स का बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर चल रहा था एंड वी वर ऑन द वेरी गुड पाथ ऑफ इट, फेडरलिज्म। आज फेडरलिज्म का सेकेंड सेशन लेकर चलते हैं, दैट इज द अदर पार्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर। फेडरलिज्म है क्या, कैसे बना है फेडरलिज्म, ये हम कर चुके थे। बट नाउ एज यू ऑल कैन सी व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। अब हम फेडरलिज्म जो है सिर्फ इंडिया के अकॉर्डिंग रीड करेंगे। इंडिया फेडरल कंट्री कैसे बना, लेट्स कम ऑन। पहले एक बैकग्राउंड सेट कर लेते हैं, दैट व्हाट ऑल वी आर गोइंग टू डू टुडे। एक प्रेमाइस सेट कर लेते हैं कि है क्या। Students, you know that India had emerged as independent nation after a long struggle. हम बहुत एक bloody partition से independent struggle, एक बहुत ज़्यादा हमने struggle किया था when हमारा independence चल रहा था। Many leaders were there, one who struggled and बहुत सारा उन्होंने एक hard work करा हमें independence दिलवाने के लिए, ठीक है। Now soon after independence क्या करा गया, मतलब independence के बाद से ही ना कंट्री को इंटीग्रेट करना था, कंट्री को यूनाइट करके रखना था, ठीक है। अकोमोडेट, हमने फेडरलिज्म का फीचर रीड करा था, अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। इस फीचर को लेके चलते हैं। रीजनल डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, हमारे ना हर एक रीजन में डिफरेंट स्टेट्स वर देयर, उनकी एथनिसिटी, ज्योग्राफिकल कंडीशंस एंड मेनी लैंग्वेजेस, कल्चर, ट्रेडिशन, सब कुछ बहुत अलग था। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि हाउ मतलब कैसे लोग रहेंगे, इतने सारे डिफरेंट रिलीजन हैं, डिफरेंट ट्रेडिशंस हैं, डिफरेंट कल्चर हैं, क्लैशेस ना हो जाए इनसे। तो एक फेडरल स्ट्रक्चर बनाया गया। सून आफ्टर इंडिपेंडेंस सेवरल प्रिंसली स्टेट्स, बहुत सारी प्रिंसली रियासतें जिन्हें बोला जाता है, डायनेस्टीज जो थी वो ना हमारा पार्ट बन चुकी थी एंड दे वर वेरी मच इन डिफरेंट रिलीजन थे, डिफरेंट लैंग्वेजेस थी, डिफरेंट कल्चर था। तो क्या करा गया, कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया, उन्होंने ना इंडिया को ना यूनियन ऑफ स्टेट्स डिक्लेयर करा कि इंडिया ना बहुत सारे स्टेट से मिलकर बना है, यूनियन ऑफ स्टेट से। द वर्ड फेडरेशन, फेडरेशन का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने नाम नहीं लिया है। यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म। ये तो बस फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स क्या थे, 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, उनके ऊपर बेस्ड है। अदरवाइज फेडरलिज्म, फेडरेशन कोई नेम नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। इसे सिर्फ क्या करा गया है, इसे सिर्फ फेडरल स्ट्रक्चर पर बनाया गया है। क्लियर। बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स थी, बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स थी जिसे हमने रियासतें एंड ऑल बोला, जो बहुत ओल्ड ट्रेडिशन एंड एंशिएंट था। तो उन्हें इंडिया का पार्ट बनाया गया। बहुत सारी, मतलब इंडिया को किससे बनाया गया, बहुत सारे डिफरेंट स्टेट से मिला करके बनाया गया। एंड हम फेडरेशन को कोई नेम यूज नहीं करा गया, इट इज द जस्ट आइडिया जो फेडरलिज्म का इंडिया के कुछ फीचर्स में लिया गया है। ओके, इसीलिए बोल दिया गया कि इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। ये हमने रीड करा था। लेट्स अंडरस्टैंड 3 लिस्ट। हम ऑलरेडी कर चुके हैं ये 3 लिस्ट, बट फर्दर आगे जाने के लिए ना एक बार थोड़ा सा जिस्ट इसका देना बहुत जरूरी है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। क्या है ये यूनियन लिस्ट, थोड़ा सा और इलैबोरेटेड वे में इसे करते हैं कि ये जो तीनों लिस्ट है ये क्या है। ओके, यूनियन लिस्ट हम सबसे पहले करते हैं कि यूनियन लिस्ट क्या है। यूनियन लिस्ट में कौन कौन से, मैंने आपको पहले ही बताया था कि यूनियन लिस्ट में वो मैटर्स आते हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए है। क्लियर। नेशनल इंपॉर्टेंस मींस इस पे जो डिसीजंस है ना वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही ले सकती है। आप देख रहे हो मिस्टर मोदी इज देयर, तो ये क्या है, ये किस में आते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट में आते हैं। दैट्स व्हाई यूनियन लिस्ट में इनके पिक्चर दी गई है कि इस पर डिसीजंस जो हैं, यूनियन लिस्ट के डिसीजन इनके बिना नहीं लिए जा सकते। दे आर ऑन द हाई लेवल, दे आर ऑन द नेशनल लेवल पर हैं ये। डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी, ये सारे क्या है, दीज आर सम ऑफ द मैटर्स। इनके लिए हमें इतनी स्ट्रॉन्ग पॉलिसी चाहिए, इसे बार बार चेंज नहीं किया जा सकता है।
ओके देखिए लिखा हुआ है सब्जेक्ट्स विच रिक्वायर यूनिफॉर्म पॉलिसी, विच रिक्वायर यूनिफॉर्म। क्या मैंने इनके लिए जो लॉज बनेंगे, इनके लिए जो पॉलिसीज बन रही है उन्हें हम बार बार चेंज नहीं कर सकते। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज, इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले लॉज बना सकती है। नेक्स्ट इज, तो दिस वाज ये एक जिस्ट था यूनियन लिस्ट का। ओके अब हम आ रहे हैं स्टेट लिस्ट पे। स्टेट लिस्ट क्या है, जैसे हमने पढ़ा कि उस पर सिर्फ नेशनल गवर्नमेंट ही डिसीजंस ले सकती है, डिस्कशन कर सकती है, लॉज बना सकती है, ऐसे हमारे पास आती है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट, ऑब्वियसली स्टेट लिस्ट है तो स्टेट गवर्नमेंट लॉज बनाएगी। द जुरिस्डिक्शन ऑफ दीज सब्जेक्ट्स डिफर फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। नाउ व्हाट इज जुरिस्डिक्शन, मैंने उस दिन भी आपको बताया था, जुरिस्डिक्शन मीन्स ज्योग्राफिकल एरिया, एक दायरा जिसे बोला जाता है, ज्योग्राफिकल एरिया बनता है। तो इस पे स्टेट गवर्नमेंट, इसीलिए ही हर एक चीज ना डिफरेंशिएट कर दी गई, नेशनल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट की ना कोई क्लैशेस नहीं होने चाहिए। नेशनल गवर्नमेंट अपने डिसीजंस लेगी, अपने सब्जेक्ट्स को चेक करेगी, स्टेट गवर्नमेंट अपने सब्जेक्ट, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स को चेक करेगी, उनके ऊपर लॉज बनाएगी। सो व्हाट दे आर सेइंग, कौन से सब्जेक्ट्स एग्जांपल्स ऑफ पुलिस है, स्टेट पुलिस होती है ना, ट्रेड है, कॉमर्स आता है, दैट इज बिजनेस, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, इन पे स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन ले सकती है। आपको याद है व्हेन मिस्टर आदित्यनाथ योगी, आज चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, जब वो पार्टी में आए थे एंड दे सेड अगर मैं जीत गया तो सबसे पहले आते साथ मैं एग्रीकल्चर जो फार्मर्स हैं उनके लिए जो लोन वगैरह उसे रिलीज कर दूंगा, जो इंटरेस्ट वगैरह है सब कुछ रिलीज कर दूंगा। तो उन्होंने आते साथ व्हेन ही केम टू द पावर तो उन्होंने ये करा था। तो वो एग्रीकल्चर जो मैटर आया वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के मतलब चीफ मिनिस्टर बने थे ना स्टेट गवर्नमेंट में, तो उन्होंने आते साथ ही क्या किया था, अपना जो उन्होंने प्रॉमिस किया वो करा था। ठीक है, सो एग्रीकल्चर ये मैटर्स जो है दे कम इन द स्टेट लिस्ट ओनली। नेक्स्ट हमारे पास आती है कॉन्करेंट लिस्ट। क्या है ये कॉन्करेंट लिस्ट, नेम से पता चल रहा है ना, दैट इज कॉन्करेंट, दैट मिक्सचर ऑफ समथिंग। मैं आपको हमेशा बार बार बोलती हूँ अगर मीनिंग नहीं समझ आ रहा है तो जस्ट ब्रेक इट, वर्ड को ना ब्रेक करा करो, देन यू विल गेट टू नो, आपको पता चलेगा दैट व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स है स्पेशली इन सोशल साइंस, वर्ड को ब्रेक करने से मीनिंग निकलते हैं, हम भी ऐसे ही करेंगे। मेनी ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट में जो मैटर्स हैं वो क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट में मैटर्स दोनों गवर्नमेंट मिलकर इन पे डिसीजन लेती है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, अकेले एक गवर्नमेंट इस पे डिसीजन नहीं ले सकती। सच एज एजुकेशन, फॉरेस्ट, trade union, marriage, adoption, succession. These are some decisions that has to be taken by both the parties, both the government, consent के साथ, mutual understanding के साथ. If their laws conflict with each other, the law made by, और अगर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट उस पर अग्री कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर रही है, कोई सब्जेक्ट्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट अग्री कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट अग्री नहीं कर रही है, तो उस पर क्या होगा, उस पर जो एक्शन है वो मर्जी सेंट्रल गवर्नमेंट की ही चलेगी, बिकॉज वो यूनियन पे है, हाई लेवल पर है, बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट मेक लॉज, साथ में बैठ के कॉन्करेंट लिस्ट के लॉज बनाती है। क्लियर? सो दीज वर द 3 लिस्ट, ये 3 लिस्ट थी। Now what we are going to study, there are some units of the Indian Union। ये ना एक कॉन्सेप्ट है आपके पास, ये हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है दैट इज ऑफ यूनियन टेरिटरीज का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, सच एज चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है। अच्छा, यूटीज क्या होती है ये यूटीज? सी, हम डेफिनेशन जो है इससे ही रीड करेंगे, समझेंगे इसे, यू विल बी वेरी मोर क्लियर विद इट। दीज आर टू स्मॉल टू बिकम। Now what they are saying, there are some units of the Indian Union which enjoy कुछ power कम है उनके पास, these are too small to become an independent state but at the same time cannot be merged with any of the existing state। Union territories कहते हैं small, too small to become an independent state, कि ये इतनी छोटी हैं, चंडीगढ़ एग्जाम्पल लेके चल, इतनी छोटी है कि इन्हें अलग भी नहीं करा जा सकता और अपने आप में इनका एडमिनिस्ट्रेशन इतना डाइवर्स है कि इन्हें मर्ज भी नहीं किया जा सकता। समझ रहे हो आप मेरी बात? क्या है कि अपने ये इतनी छोटी है ये स्टेट्स कि इन्हें अलग भी नहीं कर सकते हम इंडिया से,
और अपने आप में इनका एडमिनिस्ट्रेशन इतना ज़्यादा डाइवर्स है कि इन्हें मर्ज भी नहीं किया जा सकता, इसलिए ये क्या कर दिया, यूनियन टेरिटरीज बना दिया. दे कम इनटू द स्टेट आल्सो एंड इनटू द कैपिटल आल्सो. एग्जाम्पल चंडीगढ़, लक्षद्वीप एंड दिल्ली, दीज आर स्टेट्स एंड कैपिटल बोथ. इन्हें क्या बोला जाता है, यूनियन टेरिटरीज बोला जाता है. These territories do not have the powers of the state. ऐसा नहीं है कि इस पे स्टेट गवर्नमेंट अपने आप इन पे डिसीजंस ले सकती है. नो, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्पेशल पावर्स हैं इन्हें इन पर डिसीजन लेने के लिए. किसके पास है स्पेशल पावर्स? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इनकी पावर्स होती हैं. दैट they are saying central government has special powers in running these areas. यूनियन टेरिटरीज को रन करने के लिए स्पेशल पावर्स किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास. गॉट इट? चलिए, नाउ वील टेक द टॉपिक फर्दर. हम चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक पर आ रहे हैं एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मार्क इट ईदर 3 मार्क्स क्वेश्चन और द क्वेश्चन फ्रॉम इटसेल्फ दिस क्वेश्चन. मतलब ये जो मैं आपको कराने जा रही हूँ, जो हम तीनों पॉइंट्स करेंगे ना, इसमें से इंडिविजुअली क्वेश्चंस आ जाते हैं एंड दैट ऑल्सो इंडिविजुअली भी इसके 3 मार्क्स में लिखवा लो कि 3 नंबर वाला क्वेश्चन भी आना है और 5 नंबर वाला क्वेश्चन भी आना है. 3 और 5 दोनों में से एक पार्ट में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे वो इंडिविजुअली पॉइंट्स का आए, चाहे वो कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स का आए. ओके, लेट्स स्टार्ट. राइट, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस? इंडिया में फेडरलिज्म वो बोल रहे हैं हमने कर दिया है, स्ट्रक्चर बना दिया है, लेकिन चला कैसे, चलाया कैसे गया, क्या किया गया? इंडिया में क्या किया गया फेडरलिज्म को रन करने के लिए? देयर आर 3 पार्ट्स में करा गया. इट वाज, इंडिया जो है एक बहुत डाइवर्सिटी से बना है. ठीक है, हमारे सबके बहुत सारे रिलीजन आर डिफरेंट एंड कल्चर बहुत अलग है, लैंग्वेजेस इतनी सारी थी. कैसे मैनेज होते इतने सारे लोग, इतने सारी वेरिएशन के साथ, इतनी सारी वेराइटी के साथ? तो क्या किया गया, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे ना, दे वर वेरी मच अवेयर ऑफ दिस थिंग. उन्हें डर लग रहा था कि कैसे क्लैशेस ना हो जाएं, रहने से तो करा क्या जाए. रिस्क लिया, ये रिस्क ही है जो फेडरलिज्म प्रैक्टिस के लिए पॉइंट्स हमने लिखे हैं, जो पॉइंट्स हम पढ़ने लगे, ये बहुत बड़ा एक रिस्क था जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने लिया. पता है, दे वर वरिड. जो उन्होंने स्टेप लिया वो इतने ज़्यादा घबराए हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, जो असेंबली थी, पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि हमारे ये स्टेप करने से कहीं इंडिया और ज़्यादा बिखर ना जाए. जब हम इंडिया को इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो कहीं कंट्री और ज़्यादा डिस्ट्रॉय ना हो जाए, डिसइंटीग्रेट ना हो जाए. रिस्क लिया गया. क्या करा गया? लिंग्विस्टिक डिवीजन ऑफ द स्टेट. लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स को डिवाइड किया गया. नेम से पता चल रहा है, मैं दोबारा से बोल रही हूँ, नेम पर जाओ, वर्ड पर जाओ. लिंग्विस्टिक, दैट इज लैंग्वेज. लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स को डिवाइड कर दिया गया. ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं. महाराष्ट्र में मराठी ज़्यादा बोली जाती है, तमिलनाडु वहाँ पे तमिल बोली जाती है. तो लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को डिवाइड करा गया. उसके बाद आते हैं सेंटर स्टेट रिलेशन. पहले ना इसका भी एक प्रेमाइस बनाते हैं कि हम पढ़ने क्या लगे. फर्स्ट पता है, लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को डिवाइड करा गया. सेंटर स्टेट रिलेशंस. सेंटर स्टेट रिलेशंस क्या है? कभी कभार होता है ना ऐसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट पे सेम एक पार्टी है, स्टेट पे अलग पार्टी आ गई. मतलब बहुत रेयरली होता है कि सेम पार्टीज आ जाएं. सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल पर अलग अलग पार्टीज भी आती हैं. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को ना ये डर लग रहा था कि सेंट्रल पे जो पार्टी आएगी वो तो स्टेट को डोमिनेट करेगी आके, उसका तो पूरा डोमिनेंस हो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट पे. यही चीज थी. क्या करा गया? सेंटर लिस्ट, यूनियन लिस्ट अलग बना दी गई, स्टेट लिस्ट अलग बना दी गई कि अपना अपना काम करेंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं रह जाएगी. ये थे सेंटर स्टेट रिलेशंस कि अगर डिफरेंट पार्टीज आती हैं सो देयर विल नॉट बी एनी क्लैशेस नहीं होंगे और अपना वर्क होता रहेगा. तो इनमें एक रिलेशंस भी अच्छे रहेंगे, दैट दे आर बोथ ऑन द लेवल एंड दे आर डूइंग देयर ओन वर्क. लैंग्वेज पॉलिसी. लैंग्वेज पॉलिसी क्या है? नेशनल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज, शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस. क्या करा गया? इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज किसे बनाया गया, इंडिया की नेशनल लैंग्वेज किसे बनाया गया, और शेड्यूल्ड लैंग्वेज, क्योंकि इंडिया में तो बहुत सारी लैंग्वेजेस है, किसे क्या रिकॉग्निशन मिला, कौन सी लैंग्वेज होने का दर्जा मिला, रिकॉग्निशन मिला, हम ये करते हैं फर्दर. नाउ यही सब मैंने पढ़ाया है. दिस सिस्टम इन योर स्पिरिट ऑफ, ये ना हम कह सकते हैं दिस इज द हार्ट एंड सोल ऑफ आवर फेडरल स्ट्रक्चर. ओके, स्पिरिट, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी.
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने को इतनी ज़्यादा वो रिस्पेक्ट करते थे, हमारी इतनी अच्छी डाइवर्सिटी एंड सच अ लार्ज एंड डाइवर्स एंड वास्ट कंट्री, लैंग्वेजेस इतनी सारी हैं, रिलीजन इतने सारे हैं, और हमें ये भी था कि हमें रहना भी सबको साथ में, अल्टीमेटली वी आर कॉल्ड इंडियंस, है ना, तो हम सबको रहना भी साथ में। फेडरलिज्म का लास्ट पॉइंट भी यही था, अग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, कि हम सब ने एक अग्रीमेंट करा हुआ है कि हमें साथ में ही रहना है। ओके, सो लिंग्विस्टिक स्टेट्स के लैंग्वेज के बेसिस पे जो स्टेट्स को डिवाइड करा गया, व्हाट क्या था एंड व्हाई, क्यों करा गया, क्यों डिवाइड करा गया, ऐसी क्या आफत आ गई थी कि स्टेट्स को डिवाइड करना पड़ा, क्या थी ये लैंग्वेज। क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स वाज अ मेजर टेस्ट, ये एक रियली में टेस्ट था। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी, कॉन्स्टिट्यूशन में इतने ज़्यादा वरिड थे कि हम कंट्री की तरफ यूनाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं हमारे इस प्रोसेस से, इस डिसीजन से कंट्री डिसइंटीग्रेट ना हो जाए। तो सिंस 1927 बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट्स हैव चेंज, न्यू स्टेट्स, कुछ ओल्ड स्टेट्स की बाउंड्रीज को चेंज करा गया, उन्हें न्यू में मर्ज करा गया, कुछ अलग ही कर दी गई, न्यू स्टेट्स ही बना दी गई थी लैंग्वेज के बेसिस पर। एंड क्यों करा गया था, व्हाई दिस वाज डन, टू एंश्योर पीपल हु स्पीक, कि जो सेम लैंग्वेज बोलते हैं वो सेम स्टेट में रहें, द वन हु स्पीक सेम लैंग्वेज दे शुड लिव इन सेम स्टेट, कि लड़ाइयाँ ना हो, क्लैशेस ना हो, टू प्रिजर्व, कि प्रॉपर कल्चर अच्छे से हमारा रहे इंडिया में, एथनिसिटी, कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन, ये एक अच्छे वे में रहे, जोग्राफिकल जो डिफरेंसेस ना आ जाएं, लड़ाइयाँ ना हो जाएं, क्लैशेस ना हो जाएं, जैसे श्रीलंका में हमने पढ़ा था लैंग्वेज के बेसिस में हो गई थी, तो पहले ही क्या कहा कि अलग ही कर देते हैं, अलग अलग रहेंगे तो क्लैशेस ही नहीं होंगे, लड़ाइयाँ नहीं होंगी। ऐसे ही नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड, इन सबको डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज अलग कर दिया गया था। दिस वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स, फेडरल स्ट्रक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्केट। नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं far behind the creation of states। अच्छा, अभी हम नेक्स्ट पार्ट में नहीं, लिंग्विस्टिक स्टेट्स का ही पार्ट है। मैंने जैसे आपको बोला, फियर बिहाइंड, फियर क्या था, एक डर था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को। डर वो क्या था कि कंट्री को हम और डिसइंटीग्रेट ना कर दें, कंट्री को डिवाइड ना कर दें, कंट्री से अलग ना हो जाए। नेशनल लीडर्स फियर्ड दैट इट वुड लीड टू द डिसइंटीग्रेशन, कि इससे हमारी कंट्री अलग ना हो जाए। इतनी बड़ी डाइवर्सिटी है, इतना लार्ज वेरिएशन है। सेंट्रल गवर्नमेंट रेजिस्टेड, पहले तो बहुत डर रहे थे, बहुत ज़्यादा सोचा, डिसीजन लेने बहुत टाइम लगा, रेजिस्टेड लिंग्विस्टिक स्टेट्स फॉर सम टाइम, बट इन रियलिटी, लेकिन अगर आज हम देखें तो ये इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है, ऐसा लग रहा है कि कंट्री को इसी कॉन्सेप्ट ने बांध के रखा हुआ है, अकोमोडेट करके रखा हुआ है, यूनाइट करके रखा हुआ है। दिस इज द मोस्ट ट्रस्टवर्दी कॉन्सेप्ट, यूनाइटेड एंड मेड एडमिनिस्ट्रेशन। इससे हमारा इनफैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट जो है वो इजी हो चुका है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हमारे पास आ रही है लैंग्वेज पॉलिसी। आपको पता है छोटे होते ना हमारे से पूछा जाता था इंडिया की नेशनल लैंग्वेज कौन सी है, नेशनल लैंग्वेज, और अभी भी बहुत सारे पर्सन, बहुत सारे सिटीजन्स को इवन नहीं पता है। हम बहुत शौक से बोलते हैं अरे हिंदी है नेशनल लैंग्वेज, एंड पता है आपको हमारी कोई नेशनल लैंग्वेज है ही नहीं। किसने कहा है? कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं लिखा है दैट हिंदी इज अ नेशनल लैंग्वेज। नेशनल लैंग्वेज नहीं है कोई भी, हिंदी सिर्फ एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। सी, नो नेशनल लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमारी कोई नेशनल लैंग्वेज ही नहीं है यार, स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस है, और वो कितनी है? 21 स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस। हिंदी और इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बोला गया है। नाउ आपको पता है अगर हमने मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जामिनेशंस देने हैं ना, तो हम इधर या तो हम हिंदी में दे सकते हैं या फिर इंग्लिश में दे सकते हैं या फिर 21 स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस में हम एग्जाम दे सकते हैं। जो भी, अब जो तमिलनाडु के उन्हें ज़्यादा तमिल आती है, जो महाराष्ट्र में रहते उन्हें ज़्यादा मराठी आती है, ठीक है, तो ऐसे तो वो भी बोल सकते हो। इसके क्लैशेस भी हुए थे जब एक बार हिंदी के लिए र्यूमर स्प्रेड हुआ ना कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बना दिया जाएगा और समथिंग, तो तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा क्लैशेस हो गए थे कि हमारे लिए तो हमारी नेशनल लैंग्वेज, हमारे यहाँ पे तो मेजॉरिटी तमिल की है
तो यहाँ पे तो तमिल होनी चाहिए, महाराष्ट्र में मराठी है तो वहाँ पे मराठी होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा क्लैशेस ना हो, इसीलिए हर एक लैंग्वेज को सेंसिटाइज किया गया, हर एक लैंग्वेज के लिए सिंपैथी रखी गई और हर एक लैंग्वेज को एक सपोर्ट दिया गया था। दैट्स वाई क्या करा गया, दैट यू कैन डू वर्क ईदर इन हिंदी और इंग्लिश और any of the scheduled language. Clear? So this was the language policy. Remembering case of 1965, अभी मैंने आपको बताया तमिलनाडु इसमें ही आएगा वो। In 1965 central government has tried only keep हिंदी की, हम ना सिर्फ हिंदी को ही एक ऑफिशियल लैंग्वेज रखते हैं, मैंने क्या कहा, ट्राइड, ठीक है, as the official language, but non-Hindi speaking states demanded the use of English। लेकिन अब जहाँ पर हिंदी ज़्यादा नहीं होती थी, बोली जाती थी, उन्होंने कहा कि हमें इंग्लिश चाहिए। और तमिलनाडु में तो इसका वायलेंट हो गया, दे वर सो मच, मतलब वो वायलेंट एक मोड क्रिएट हो रहा था, उन्हें लग रहा था कि हमारी लैंग्वेज को सेंसिटाइज ही नहीं किया, हमारी लैंग्वेज के लिए कुछ सोचा ही नहीं जा रहा है। दैट्स वाई गवर्नमेंट ने कहा कि हमें यहाँ पे क्लैशेस नहीं करने हैं, हमें कंट्री को बांध के रखना है, अकोमोडेट करके रखना है, डिसइंटीग्रेट नहीं करना है। तो क्या किया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट अग्रीड टू कंटिन्यू, वो मान गए कि प्लीज अब हम लड़ नहीं सकते हैं, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया, अलॉन्ग विद द शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस यू कैन वर्क। चलिए, राइट, अच्छे समझ आ रहा है। these are the बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं करा रही हूँ, प्लीज यू सेंसिटाइज टू इट और अच्छे से इसे पढ़ना। सेंटर स्टेट रिलेशंस क्या होते हैं, नाम से पता चल रहा है सेंट्रल और स्टेट लेवल पर जो रिलेशंस को बना के रखने के लिए प्रोसेस लिया गया। सेंटर और स्टेट के जो रिलेशंस हैं वो डिस्ट्रॉय ना हो, उन सब को एक अकोमोडेट रखने के लिए, क्लैशेस ना हो, उन सब के लिए क्या डिसीजंस लिए गए। थोड़ा सा प्रेमाइस बनाते हैं, इसका जस्ट देते हैं क्या है। फॉर एग्जाम्पल, सेंट्रल पे एक गवर्नमेंट आ गई, स्टेट पे दूसरी पार्टी आ गई, ठीक है, एक पार्टी सेंट्रल पे, दूसरी पार्टी स्टेट पे। तो सेंट्रल तो अपने आप को किंग समझेगी कि मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ, मैं स्टेट को डोमिनेट कर सकती हूँ, मैं स्टेट के लिए ये कर सकती हूँ, वो कर सकती हूँ। तो इससे क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के लिए बहुत सारे क्लैशेस रहेंगे और आए दिन सेंट्रल का कोई लीडर बैठा होगा जुडिशरी, मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, और कभी कोई लीडर बैठा होगा। तो इसीलिए इस चीज को एलिमिनेट करने के लिए, कोई क्लैशेस ना हो, इसलिए क्या करा गया, वर्क डिवाइड कर दिया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट का काम अलग, स्टेट गवर्नमेंट का काम अलग, सिंपल। फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत पहले यही चलता था कि वन पार्टी की जो सेंट्रल पे है वही स्टेट पे रूल करेगी, लेकिन जब क्लैशेस होने शुरू हुए ना, तो इसके लिए एक डिसीजन लेना पड़ा। दिस लिमिटेड द स्टेट गवर्नमेंट टू एक्सरसाइज देयर राइट। स्टेट गवर्नमेंट को भी राइट्स दिए गए कि वो अपने राइट्स का इस्तेमाल करे, यूज करे। ऑफन सेंट्रल गवर्नमेंट मिस यूज, हमेशा ना सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर का मिस यूज करती थी क्योंकि वो हाई लेवल पर है, टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट दैट वर कंट्रोल्ड बाय राइवल पार्टीज। क्योंकि अगर स्टेट पे ऑपोजिट पार्टी आ गई तो काम खराब, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप को किंग समझेगी। दिस अंडरमाइन, इससे फेडरलिज्म, साथ रहने का कॉन्सेप्ट जो है, फेडरलिज्म का, अग्रीमेंट टू लिव टुगेदर का कॉन्सेप्ट खराब हो रहा था। क्या करा उसके लिए, सेंटर के वर्क अलग कर दिया गया, स्टेट का वर्क अलग कर दिया गया, कि सेंट्रल अपना काम करेगी, स्टेट अपना काम करेगी। क्लियर? सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ, हमने तीनों कॉन्सेप्ट रीड करे, that was very important। लिंग्विस्टिक स्टेट, लैंग्वेज के बेसिस पे जो स्टेट्स को डिवाइड करा गया। सेंटर स्टेट रिलेशन, अगर पार्टी अलग अलग मतलब सेम आ जाए तो क्लैशेस होंगे, इसलिए पार्टीज के वर्क, गवर्नमेंट के वर्क अलग कर दिए गए। एंड लैंग्वेज पॉलिसी, क्लियर? आई होप यू आर गेटिंग, आपको अच्छे से समझ आ रहा है। एंड नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट, कभी कभी क्या होता है, किसी भी पार्टी को, बहुत पुराना, पहले ये एक बार आया था, हुआ था ऐसे कि किसी एक पार्टी को ना मेजॉरिटी नहीं मिलती। अब किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली तो वहां पे तो दो पार्टीज आएंगी, कोलिशन। कोलिशन मतलब कोलाइड, साथ में आना। नाउ व्हाट इज कोलिशन गवर्नमेंट? अ गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय द कमिंग टुगेदर ऑफ एटलीस्ट टू पार्टीज। जो गवर्नमेंट टू पार्टीज के आने से बनती है, साथ में आने से बनती है, दैट इज कोलिशन गवर्नमेंट। यूजुअली पार्टनर्स इन अ कोलिशन फॉर्म अ पॉलिटिकल अलायंस एंड अडॉप्ट अ कॉमन प्रोग्राम। क्या होता है, फिर जो पार्टीज आती हैं साथ में, वो अपना अलायंस बना लेती है, साथ में आकर काम करती है, साथ मिलकर काम करती हैं।
होता क्या एग्जैक्टली, व्हाट एग्जैक्टली हैपन आफ्टर 1990, राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, एरा ऑफ कॉलिशन गवर्नमेंट बिगिन, कि एक्चुअली में 1990 में कॉलिशन गवर्नमेंट आई, किसी एक सिंगल पार्टी को ना मेजॉरिटी नहीं मिली, तो डेवलपमेंट ऑफ न्यू कल्चर, एक ना पावर शेयर हुई नए वे में, कि पावर शेयर हुई भी है, दैट इज इन सेंट्रल एंड स्टेट, सेंट्रल पे 2 पार्टीज है, तो एक न्यू वे में पावर शेयर, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इज कॉलिशन गवर्नमेंट एंड ऑल्सो सपोर्टेड, और इन सबको चेक और सुपरवाइज कौन करती है, सुप्रीम कोर्ट इन्हें सुपरवाइज करेगा. सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ coalition government in federal structure. Clear? So this was all for today's class. आज हमने कुछ कॉन्सेप्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, एंड अगेन आई एम सेइंग प्लीज डू इट वेरी वेल, बिकॉज ये जो कॉन्सेप्ट था हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस, ये बेस है चैप्टर का, एंड क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ईदर इन 3 marks, either in 5 marks. Okay, so please take overview, learn the key terms of it, linguistic states, language policy, center state relations. This was Ananya ma'am, master teacher of social science. That's all. This was Ananya signing off. Thank you. Bye bye.